स्वागत है दोस्तों। देवनागरी लिपि से जुड़े हुए कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और अब तो नए ढंग से देवनागरी लिपि से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, देवनागरी लिपि के बारे में ये जानकारी तैयार करके रखिए, चाहे एलटी परीक्षा, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। तो शुरुआत करते हैं देवनागरी लिपि के महत्वपूर्ण तथ्यों से। संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को ही मान्यता प्रदान की गई है। यानी आप अगर जानते होंगे तो जो हिंदी भाषा का प्रावधान है संविधान में, वो अनुच्छेद 343 से 351 तक व्यवस्था उसकी की गई है। उसमें 343 में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में जो हिंदी लिखी जाएगी उसी को मान्यता प्रदान की जाएगी। आप सभी जानते हैं नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ये सारे तथ्य बहुत ज़रूरी हैं, आपको जानना चाहिए इसके बारे में। कैलाश चंद्र भाटिया देवनागरी लिपि के बारे में लिखते हैं कि उत्तर भारत में तो संस्कृत, मराठी तथा हिंदी के लिए शताब्दियों से नागरी का प्रचलन है। यानी इन तीनों भाषाओं में नागरी लिपि का प्रयोग शताब्दियों से हो रहा है। साथ ही दक्षिण में पल्लव राजाओं के बाद चोल राजाओं ने अपने सिक्कों पर संकेत वाक्य लिखने के लिए नागरी लिपि का प्रयोग किया है। तो इस कथन से आप समझ सकते हैं कि नागरी लिपि का एक व्यापक रूप रहा है। इतिहास भी इसका समृद्ध रहा है, जो अलग अलग कालखंडों में अलग अलग राजवंशों ने अपने सिक्कों पर संकेत चिन्हों के लिए इसका इस्तेमाल किया हुआ है। संस्कृत जितनी प्राचीन भाषा है, देवनागरी का उतना ही पुराना इतिहास आप अनुमान लगा सकते हैं। देवनागरी लिपि की व्यापकता का कारण क्या है? तो उसकी व्यापकता का कारण उसका अक्षरात्मक होना है। ये परीक्षा में मध्य प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की है, वर्णात्मक या अक्षरात्मक। तो ध्यान रखिएगा, अक्षरात्मक देवनागरी लिपि है और इसका व्याकरण वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित है। इसी वैज्ञानिकता और सुव्यवस्थित होने के कारण ही देवनागरी लिपि व्यापक रूप से प्रयोग की जाने लगी है और पूरे विश्व में अब यह मान्यता स्वीकार की जा रही है कि देवनागरी लिपि सबसे सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक लिपि है पूरे विश्व भर में। अब इसे विश्वनागरी के रूप में भी दर्जा दिलाने के लिए बहुत सारे जो भाषा विज्ञानी हैं या जो तकनीकी रूप से देवनागरी के लिए काम कर रहे हैं, वो उसे विश्वनागरी के रूप में प्रचारित कर रहे हैं आजकल। आचार्य विनोबा भावे ने देवनागरी को लोकनागरी नाम दिया। यह भी मध्य प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि आचार्य विनोबा भावे ने देवनागरी को क्या नाम दिया? तो लोकनागरी। अब महात्मा गांधी ने भी इसे एक नाम दिया जो सेवाग्राम लिपि के नाम से। उन्होंने अपने कुछ सुधार अपेक्षित जो हुए हैं देवनागरी में वो बताए, तो उन्होंने सेवाग्राम लिपि नाम दिया। देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए कि देवनागरी लिपि मूलतः दो वर्गों में विभाजित है। वो कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। यानी मूल रूप से अगर देखें कि देवनागरी लिपि कितने वर्गों में है? दो वर्गों में। और ये प्रश्न भी मध्य प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछी गई है। इसलिए आप सभी को इन सब में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, इन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बाह्य प्रयत्न के आधार पे, लाघव के आधार पे, अलग अलग आधार पे कई वर्ग, कई भेद माने गए हैं, लेकिन मूल रूप से दो ही हैं, स्वर और व्यंजन। देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि के लिए पृथक ध्वनि की व्यवस्था की गई है। यानी हर एक ध्वनि जो देवनागरी लिपि में है उसके लिए एक पृथक ध्वनि, पृथक संकेत चिन्ह की व्यवस्था देवनागरी में मिलती है। एक ध्वनि चिन्ह के लिए एक ही ध्वनि का ज्ञान। अब देखिए अलग अलग भाषाओं में क्या है कि जैसे अंग्रेजी में ही आप देखें तो कभी क्यू से के हो जाता है, कभी के से क होता है, ठीक है। इसी तरीके सी से स भी हो जाता है, एस से भी स होता है, वहाँ भ्रम है। लेकिन एक ध्वनि चिन्ह एक ही ध्वनि का बोध कराता है देवनागरी में। ये जो कन्फर्मेशन है कि कन्फर्म है कि ये ध्वनि चिन्ह क है तो उसका उच्चारण क के रूप में ही होगा, ख है तो ख ही उसका उच्चारण होगा, कोई उस चिन्ह से कुछ अन्य उच्चारण नहीं होगा। ऐसा देवनागरी की वैज्ञानिकता के कारण है। ध्वनियों की क्रमागत व्यवस्था है, यानी जैसे ही
चाहे स्वर हो अ आ इ ई उ ऊ, इस तरह से जो शुरुआत है उनकी क्रम निश्चित हैं। तो ध्वनियों की क्रमागत व्यवस्था है और यही क्रमागत व्यवस्था उसकी वैज्ञानिकता को मजबूत बनाती है देवनागरी लिपि की। और सुंदर तथा स्पष्ट लेखन की बहुत संभावना है। देवनागरी लिपि के अक्षर आप अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को भी, तो इसमें देखिए कितने सुंदर अक्षरों में स्पष्ट लेखन है। कई सारे परीक्षाओं में जब देवनागरी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें ये लिखा जाता है कि निम्न में से देवनागरी की विशेषता कौन सी है या नहीं। कि कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि कह देता है कि सुंदर और स्पष्ट लेखन की संभावना नहीं है देवनागरी में। तो ऐसे कथन गलत होते हैं, क्योंकि देवनागरी में स्पष्ट और सुंदर लेखन की पूरी संभावना है। आगे देखिएगा, कलकत्ता में जस्टिस शारदा चरण मिश्र ने सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना सन 1905 ईस्वी में की। इसके प्रचार प्रसार के लिए देवनागर पत्र का भी उन्होंने संपादन किया। ये एक लिपि विस्तार परिषद, जिन्होंने मध्य प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दी होगी या जिन्होंने इसके प्रश्न पत्र को देखा होगा, वहाँ देखेंगे कि एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना किस सन में हुई, ऐसा पूछा गया था। तो 1905 में हुआ, लेकिन इसकी स्थापना किसने की? जस्टिस शारदा चरण मिश्र ने। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही देवनागर पत्र का संपादन किया। नागरी लिपि परिषद, नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली में स्थित है, ये आप ध्यान रखिए। भारत में नागरी टाइप करने का श्रेय चार्ल्स विल्किंस तथा पंचानन को, 1778 में ये बात हुई कि चार्ल्स विल्किंस और पंचानन ने नागरी टाइप जो कीबोर्ड होते हैं उनके या की पॉइंट्स जो हैं वो बनाने का काम चार्ल्स विल्किंस तथा पंचानन ने किया भारत में। 1 जून 1949 को तार व्यवस्था में सभी भारतीय भाषाओं के संदेश देवनागरी लिपि में भेजे जाने आरंभ हुए। यानी जो तार व्यवस्था संदेश प्रेषित करने के लिए जो भारत में चली 1 जून 1949 को आज़ादी के बाद, उसमें यह स्वीकार किया गया कि सभी भारतीय भाषाओं में अगर कोई तार भेजना है, कोई संदेश भेजना है, तो उसके लिए एक लिपि का स्वीकार किया जाना चाहिए, वो थी देवनागरी लिपि। तो ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारी जितनी भी हमारी अब तक की क्लासेस हैं, जो प्रैक्टिस सेट हैं, अलग अलग विषयों पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सब आप अगर एक जगह प्राप्त करना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स नाम से हमने इसे पुस्तकाकार रूप दिया हुआ है। 160 पेज की पूरी ये पुस्तक है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है, और प्रिंट बुक जो भी आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहें वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। ये आपकी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होगी, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और नगेंद्र की पुस्तकों को आधार बना के सारे फैक्ट्स इकट्ठा किए गए हैं। बहुत हेल्पफुल होगा। आगे देखते हैं, देवनागरी के प्रचार में महत्वपूर्ण पत्रिकाएं कौन कौन सी थी। एक नागरी प्रकाश नाम से पत्रिका 1874 में निकली मेरठ से, देवनागरी प्रचारक 1881, देवनागरी गजट 1888। इन सारी पत्रिकाओं ने देवनागरी लिपि के स्वीकार, उनकी समझ और उनके जो सुझाव थे, उन सारी चीज़ों को लेकर के उसके प्रचार प्रसार में बहुत सहयोगी भूमिका निभाई है। सन 1893 में आप सभी जानते हैं, 1893 ईस्वी में काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। ये प्रश्न भी पूछा गया मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में, किंतु वहाँ विकल्प गलत दिया हुआ था, 1883 कर दिया था। लेकिन सही उत्तर इसका है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में स्थापना की गई, और इसी सभा के माध्यम से नागरी प्रचारणी पत्रिका भी त्रैमासिक रूप से निकली। कब? 1896 में। यानी 93 में स्थापना होती है, 96 में नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन होता है त्रैमासिक रूप से। कहाँ से? काशी से। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कंफर्म एक जगह नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको सुविधा लगे। अगला पॉइंट है, किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने पहली बार हिंदी देवनागरी लिपि में निःशुल्क ईमेल सेवा का आरंभ किया? किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने? वो कंपनी थी सूबी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंदौर। इसने पहली बार हिंदी देवनागरी लिपि में निःशुल्क ईमेल सेवा का
प्रारंभ किया। कब? 6 फरवरी 1999 में। और इसका श्रेय इस कंपनी के प्रबंध निदेशक विनय छजलानी को प्राप्त होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इंटरनेट पर किसी भी भारतीय भाषा की पहली वेबसाइट का क्या नाम है? यानी जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तब भारतीय भाषा की पहली वेबसाइट कौन सी थी? वो थी नई दुनिया समाचार पत्र का वेबसाइट। नई दुनिया एक समाचार पत्र है। आप अब भी अगर इंटरनेट पे तलाशेंगे तो नई दुनिया के बारे में आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, उसके समाचार पत्र को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये समाचार पत्र, और ये 1897 में पहली बार भारतीय भाषा की वेबसाइट बनी। तो ये आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। देवनागरी लिपि के बारे में हमने ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए कलेक्ट किया प्रामाणिक पुस्तकों से। कैलाश चंद भाटिया जी की पुस्तक बहुत अच्छी है, वहाँ से हमने ये सारे नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं। आगे भी नेक्स्ट अपने जो वीडियो में हम आएंगे तो देवनागरी लिपि के अन्य जो विशेषताएं हैं, अन्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं, संवैधानिक प्रावधानों की कुछ डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। जुड़े रहिए, और वीडियो आपके लिए उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया हुआ है, ताकि हम फिर मिल सकें दोबारा एक नई क्लास में। नमस्कार।